हेलो एवरीवन। मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम हिंदी कहानी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम नेट और सेट के पाठ्यक्रम में लगी यूनिट 7 की हिंदी कहानी में सभी कहानियों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम कहानी से संबंधित जो PYQ है उनको देखेंगे और जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कहानी के उनको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर PYQ हम पहले इसलिए देखेंगे क्योंकि इससे आपको कहानी को किस तरह से पढ़ना है और कैसे उसके नोट्स तैयार करने हैं इसका एक अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम कहानी के महत्वपूर्ण नोट्स को देख लेते हैं, फिर हम उसके PYQ करेंगे और फिर हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कहानी के नोट्स दिखाई दे रहे हैं ये मेरे खुद के नोट्स हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपको कैसे नोट्स तैयार करने हैं। इनको देख के आप एक आइडिया भी लगा लेंगे। ठीक है, और अपने हिसाब से अगर आप कुछ और जानकारी इस कहानी से संबंधित जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 और 1901, ये दोनों इसके प्रकाशन वर्ष माने जाते हैं। इसके लेखक है माधवराव सप्रे। ठीक है, और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के जो संपादक है वो है माधवराव सप्रे। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा जब पत्रकारिता वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये प्रश्न भी कई बार आया है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संपादक कौन है, तो माधवराव सप्रे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी भी स्वीकार किया है। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी को बहुत सारे विद्वान हिंदी की पहली कहानी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस कहानी में एक विधवा स्त्री के माध्यम से जमींदारों द्वारा गरीब जनता पर होने वाले अन्यायों तथा अत्याचार को दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये परीक्षा दृष्टिकोण मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक आती है तब आप अपने नोट्स को खोल के देखते हैं और यहाँ पर ये तीन चार बिंदु ऐसे होते हैं जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपको कहानी की पूरी घटनाएं याद आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। पति और पुत्र झोपड़ी में ही मरे थे। जो विधवा स्त्री थी उसके पति और पुत्र इसी झोपड़ी में मरे थे। ठीक है, बहू भी 5 साल की बेटी छोड़कर मर गई। उसकी जो बहू थी वो भी 5 साल की बेटी को छोड़कर जो है चल बसी थी। और जो विधवा स्त्री थी उसकी पोती 5 साल की है। ठीक है, तो ये उसकी उम्र याद रखेगा। चूल्हा बनाने के लिए एक टोकरी भर मिट्टी जमींदार से मांगती है। ठीक है, ये बस 3-4 बिंदु है जिससे आपको जो कहानी के मुख्य घटनाक्रम है वो याद। बाकी दूसरी चीज़ें जब हम कहानी को पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन भी देख लेते हैं हम। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। यह कथन है डॉक्टर सत्यकाम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और गोपाल राय ने इसे इसकी भाषा को ठेठ ठेठ देशी हिंदी भाषा इसकी भाषा बताई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी भाषा को ठेठ देशी हिंदी बताई गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम कहानी के PYQ देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के PYQ। ठीक है,
सबसे पहला प्रश्न है, जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपर्युक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? यह प्रश्न है यूजीसी नेट हिंदी 2021 का। ठीक है, इसका सही जवाब है एक टोकरी भर मिट्टी। आगे देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? यह प्रश्न है यूजीसी नेट हिंदी 2023 का। ठीक है, तो वो एक टोकरी भर मिट्टी का उपयोग चूल्हा बनाने के लिए करती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये प्रश्न है एमपी सेट 2024 का। ठीक है, इसका सही जवाब है 1901 और 1900 भी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में 1900 या 1901 ये दोनों में से एक ही कोई होगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन आपको ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक टोकरी भर मिट्टी को आधुनिक हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है? यह प्रश्न है एचपी सेट 2024 का। ठीक है, इसका सही जवाब है यथार्थ चित्रण। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं हम। विधवा की पीड़ा और शोषण को व्यक्त करने वाली कहानी कौन सी है? ये प्रश्न है कर्नाटक सेट 2024 का। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एक टोकरी भर मिट्टी। तो चलिए अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। आप कहानी को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। हाता का मतलब है उस महल की दीवार। ठीक है, जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। अब देखिए जमींदार कितना लालची था। ठीक है, उसके पास महल है, फिर भी वो महल को और बड़ा बनाना चाहता है, और उसके महल के पास में एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी, उसको वो तोड़ना चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी। ठीक है, तो उस विधवा अनाथ स्त्री का इस दुनिया में सिर्फ उसकी पोती ही थी। ठीक है, बाकी सब लोग उसे छोड़कर चल बसे थे, और उसकी पोती की उम्र क्या थी? 5 बरस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे खूब प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी उसे अपनी पहले की स्थिति याद आ जाती, तब वह मारे दुख से फूट फूट कर रोने लग जाती थी। ठीक है, इतनी घटना घट चुकी है उसकी ज़िंदगी में, जब भी उसको याद आता था तो वो खूब रोती थी। ठीक है, जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है, तब से वह मृत सी हो गई थी। उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव था कि वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। इस विधवा स्त्री के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने आज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी, पर वह झोपड़ी तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, किसी भी हालत में विधवा स्त्री उस झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको उससे बहुत लगाव था। ठीक है, जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया, जैसा कि अमीर जमींदार करते हैं। ठीक है, वो गरीबों को दबाने के लिए अदालत का सहारा लेते हैं। ठीक है, और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वही पड़ोस में रहने लगी। ठीक है, आखिरकार उस जमींदार ने उस औरत से वो झोपड़ी छीन ही ली। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए
कहता है, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। ठीक है, जब से उस विधवा औरत और उसकी पोती ने झोपड़ी को छोड़ा है, तब से उसकी जो पोती है 5 साल की, उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वही रोटी खाऊंगी। ठीक है, उस बूढ़ी औरत के समझाने पर भी उसकी पोती जो है खाना नहीं खाती और वो कहती है कि मुझे वहीं लेके चलो, मैं वहीं पर रोटी खाऊंगी। ठीक है, आगे वो बोलती है कि अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ठीक है, तो वो टोकरी लेके क्या लेने के लिए आई है? मिट्टी। ठीक है, और उस मिट्टी से वो क्या बनाएगी? चूल्हा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने पीवाईक्यू में देखा है। ठीक है, यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। ठीक है, उस जमींदार ने उसको कहा कि तुम यहाँ से मिट्टी ले जा सकती हो। ठीक है, आगे देखते हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। ठीक है, जैसे ही वो अंदर गई उस झोपड़ी के, उसको सब कुछ याद आने लगा। ठीक है, कि वो पहले अपने परिवार के साथ वहाँ रहती थी, फिर उसका धीरे धीरे कैसे उसका उस झोपड़ी में परिवार खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे लेखक ने इस बूढ़ी विधवा औरत के द्वारा उस घमंडी जमींदार का हृदय परिवर्तन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। टोकरी बहुत भारी हो गई थी, जिसे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूं। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है, पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही मार्मिक तरीके से लेखक ने उसका हृदय परिवर्तन किया है। ठीक है, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकोगे? आप ही इस पर विचार कीजिएगा। ठीक है, देखिए कितनी मार्मिक बात उसने बोली है, कितनी गंभीर बात बोली है उसने। ठीक है, आगे देखते हैं। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ठीक है, कहानी यहाँ पर समाप्त हो। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो वर्ग भेद पर आधारित है। ठीक है, अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण करते आए हैं। ठीक है, इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। जमींदार अपने महल को आगे बढ़ाने के लिए उस अनाथ विधवा स्त्री की झोपड़ी पर कब्जा कर लेता है। क्या होता है कि उस अनाथ विधवा स्त्री का मार्मिक कथन सुन के जो है जमींदार की आंखें खुल जाती है और उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस कहानी में कुल 4 पात्र हैं। ठीक है, एक जमींदार, दूसरी वो विधवा अनाथ स्त्री। ठीक है, तीसरा उसकी 5 साल की पोती, और चौथा एक वकील। ठीक है, तो मुख्य पात्र में जमींदार और विधवा स्त्री आएंगे, और गौण पात्र में हम उसकी पोती और वकील को रखेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लिए हैं, इसके पीवाईक्यू भी देख लिए हैं, और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पूरा पढ़ भी लिया है। ठीक है, और अगली वीडियो में हम
चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी हिंदी कहानी सीरीज़ से जुड़े रहें। हम रोज़ एक कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।